का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखांकन की आवश्यकता। सबसे पहले देखिए, लेखांकन होता क्या है वो पहले जान लेते हैं कि लेखांकन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो लेखांकन की जरूरत पड़ने का मुख्य कारण है मनुष्य का स्मरण शक्ति। क्योंकि देखिए, मनुष्य अपनी सारी स्मरण शक्ति इतना पावरफुल नहीं है कि हम सभी चीजों को याद रख सके। पहले क्या होता था कि व्यापार का प्रारूप जो रहता था छोटा रहता था। छोटा होने के कारण तो प्रत्येक व्यापारी को सीमित लेन देन होते थे, जिस कारण उसको याद रखना आसान हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे व्यापार का प्रारूप बड़ा होते गया। एकाकी व्यापार से साझेदारी व्यापार हुआ, अब कंपनी हो गया। अगर आज के समय में अगर हम देखें तो एक छोटी भी दुकान में अगर हम जाते हैं तो दिन में 20 से 30 एंट्री हो जाता है। तो दिन में 20 से 30 एंट्री होने के कारण व्यापारी उस सब एंट्री को तो याद रख नहीं पाएगा, और याद नहीं रख पाएगा, इसके कारण जरूरत पड़ती है लेखांकन की। अगर आज के समय में व्यापारी लेखा नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, तो वो सही जानकारी अपने व्यापार के बारे में सही जानकारी नहीं जान पाएगा। इस कारण बहुत जरूरी है कि लेखा करे। लेखा करने से एक चीज और फायदा होता है, अगर बाई द वे किसी पक्षकार से हमारा लेन देन है और वाद विवाद की स्थिति में हम उस पक्षकार को अपना जो लेखा है उसको दिखा सकते हैं कि भाई आपने हमसे इतने का माल खरीदा है या आपसे हमने इतने का माल खरीदा है। उस कंडीशन में वो मामले ऐसे शांत किया जा सकता है। इस कारण किसी भी त्रुटि से बचने के लिए लेखा करना आवश्यक है। आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे कि मनुष्य के पाप पुण्य का हिसाब किताब रखने के लिए यमराज के साथ एक अकाउंटेंट रहते हैं, जिसको हम लोग चित्रगुप्त कहते हैं। जिनका ये काम रहता है एक बड़ा सा पुस्तक लेकर वो दिन भर मनुष्य के पाप पुण्य का हिसाब किताब रखते रहता है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि भाई जब लिखने का काम भगवान भी कर रहा है तो भाई हम तो मनुष्य हैं, हमारा जो स्मरण शक्ति है वो तो और सीमित रहेगा। भाई भगवान का जब स्मरण शक्ति सीमित है तो हमारा भी तो स्मरण शक्ति उससे सीमित रहेगा ना। इस कारण लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लेखांकन जो है एक निश्चित अवधि में व्यापार की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए कि वास्तविक में लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, संपत्ति कितना है, दायित्व कितना है, व्यापार में लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, इन सब की जानकारी के लिए लेखांकन जो है वो आवश्यक है। देखते हैं लेखांकन की शुरुआत। लेखांकन की शुरुआत जो हुई वो 1494 में, ठीक है, सर्वप्रथम जो लेखांकन की जो शुरुआत हुई। हालांकि लेखांकन की शुरुआत बहुत प्राचीन है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लेखांकन की शुरुआत जो हुई वो 1494 में एक शहर था इटली में वेनिस करके एक शहर था। वेनिस करके एक शहर है, वहां के एक गणितज्ञ थे जो पेशे से पादरी थे। तो गणितज्ञ जो थे लुकास पिसियोली, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, डी कंपोजिट स्क्रिप्चरिस करके एक पुस्तक था। उसी पुस्तक में इसने एक पाठ का उल्लेख किया जिसमें पुस्त पालन के संबंध में पंजी प्रविष्टि, खाता बही आदि इन सब का विभाजन किया और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला था। तो यहीं से लेखांकन का शुरुआत होता है। उसके बाद इसमें परिवर्तन होते गया। बाद में ये इंग्लैंड आया, इंग्लैंड में फिर इसमें आवश्यक परिवर्तन होते गया और उसके बाद धीरे धीरे लेखांकन की जो प्रक्रिया है पूरे विश्व में ये दोहरा लेखा प्रणाली को आधार मानकर फिर लेखांकन होना शुरू हो गया। लेखांकन का अर्थ देखिए, लेखांकन का जो अर्थ है उसमें वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में लिखना है, ठीक है, और उन व्यवहारों को पहचानना, उसका मापन करना, उसको संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। और उन जो भी व्यक्ति लेखांकन से फायदे हो सकते हैं उन तक उस जानकारी को पहुंचाना, ये लेखांकन का अर्थ है। लेखांकन की जो विशेषता है, सबसे पहला है आर्थिक घटनाएं।
ध्यान में रखेंगे, लेखांकन जो होगा केवल आर्थिक घटनाओं का ही होता है। आर्थिक घटनाएं का मतलब क्या होगा कि जिसको हम मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं, मतलब जिसको मापने का जो माध्यम होगा वो रुपए, पैसा या मुद्रा होगा, उसको आर्थिक घटनाएं कहा जाता है। अगर बाय द वे कोई आर्थिक घटनाएं नहीं है तो इसका लेखा हम नहीं करेंगे। तो आर्थिक घटनाएं महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, व्यापार का स्वामी का स्वास्थ्य व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसको हम आर्थिक घटनाओं से नहीं माप सकते, इस कारण इसका लेखा नहीं होगा। कर्मचारियों का हड़ताल बहुत जरूरी है, तालाबंदी हो गया, लेकिन इसका लेखा हम नहीं करते क्योंकि इसको हम आर्थिक घटनाओं से नहीं नाप पा रहे हैं। उसी प्रकार कोई कर्मचारी अगर कर्तव्यनिष्ठ है, काम करने में ईमानदार है, तो काम करने में ईमानदार है तो उस कर्मचारी की ईमानदारी का वो लेखांकन में नहीं पता चलेगा। उसी प्रकार दूसरा है पहचान। पहचान जरूरी है। पहचान में आप उन घटनाओं का पहचान करेंगे जो व्यापार को आर्थिक घटनाओं का पहचान कराए। अगर भाई व्यापार में आर्थिक घटनाओं का पहचान नहीं हो पा रहा है, आर्थिक घटनाओं के जो भी मुद्रा से माप सकते हैं उन्हीं घटनाओं का पहचान किया जाएगा और उन्हीं का मापन किया जाएगा। कोई कर्मचारी बहुत अच्छा है, उसके व्यवहार का लेखा जोखा यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तीसरा है मापन। मापन महत्वपूर्ण एक वो है कि भाई मापन हम किसका करेंगे, जिसका मुद्रा से माप कर सकते हैं उन्हीं घटनाओं का हम यहाँ पर लेखा जोखा करते हैं। चौथा है अभिलेखन या रिकॉर्डिंग करना, उन घटनाओं को लिखना, ठीक है, जिसको हम आर्थिक घटनाओं को पहचान करके मापन करके उसको रिकॉर्ड करना और उसके बाद उस जानकारी को संप्रेषित करना। संप्रेषित करना मतलब संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करना, जो भी व्यापार से संबंधित व्यक्ति है उसको कम्युनिकेट करना। जैसे व्यापार से संबंध रखने वाले कोई देनदार है, लेनदार है, अब देनदार है या लेनदार है, उनको जानकारी देना कि भाई आपका लेन देन इतने का है, वो जानकारी उनको समय समय पर उपलब्ध कराना। उसी प्रकार अगर हमारा बैंक है, बैंक को भी जानकारी समय समय पर प्रदान करना, ये सब संप्रेषण करने का काम जरूरी हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग पुस्त पालन, या जिसको इंग्लिश में हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, लेखांकन जो होता है इसमें सबसे पहला जो लेखांकन की शुरुआत होती है वो पुस्त पालन से होती है। पुस्त पालन का मतलब होता है पुस्तक का रखना, और पुस्तक का रखने का मतलब यह होता है कि व्यापार में जब हम लेन देन करते हैं तो उस लेन देन को एक निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है, स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से उसको लिखा जाता है, और वो उन्हीं पुस्तकों को हम पुस्त पालन कहा जाता है। तो जैसे जो पंजी पृष्ठि हम रखते हैं, खाता बही रखते हैं, उसको कहा जाता है पुस्त पालन। पुस्तक पालन कुल मिलाकर व्यापारिक व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को ही पुस्तक पालन कहा जाता है। लेखांकन के जो उद्देश्य हैं, लेखांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, लेखांकन के जो उद्देश्य हैं, सबसे पहले तो व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित रूप से अंकित करना, ठीक है, जितने भी लेन देन के व्यवहार हैं उनको सही पुस्तकों में सही तरीके से लिखना, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना कि भाई व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, एक सर्टेन समय में, एक निश्चित अवधि में व्यापार में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, वो जानकारी प्राप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार पूंजी का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। व्यापार में कितनी पूंजी है, व्यापार की पूंजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वित्तीय व्यवहारों का लेखा करना, वित्तीय स्थिति की जानकारी लेना, जो व्यापार का फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसा है उसकी जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। देनदार लेनदार की सूचना। अब देनदार होता क्या है, तो ध्यान में रखिए, देनदार का मतलब वो होता है कि जिस व्यक्ति ने हम माल बेचे हैं, जो हमारा कर्जदार है, वो हमारा देनदार कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार लेनदार होता है जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है, तो वो हमसे पैसा लेगा, तो लेगा इस कारण लेनदार।
और जिस व्यक्ति को हमने माल बेचा है वो हमको पैसा देगा, इस कारण वो देनदार है। तो देनदार लेनदार की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार क्रय विक्रय और स्कंद की जानकारी भी होना, कि व्यापार में कितने का माल खरीदा, कितने का माल बेचा और कितने का माल बच गया है। स्कंद का मतलब होता है स्टॉक, जो माल बच गया है उसको कहा जाता है स्कंद। तो स्कंद की सही जानकारी होना। उसके बाद रोकड़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है, कि व्यापार में रोकड़ कितना है, ठीक है, समय समय पर रोकड़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार है वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कानूनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए भी लेखा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे जो लेखा पुस्तक होते हैं वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं, तो इस कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, और अगर कंपनियां हैं तो सेबी के पास इन सब चीज को फाइल किया जाता है। तो ये वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार छल कपट पर नियंत्रण रखना, छल कपट पर नियंत्रण रखने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप लोग कुछ शब्दों को आप ध्यान में रखिए जो आप लोगों को बार बार प्रयोग होगा। तो सबसे पहला है जैसे व्यवहार, व्यवहार, एक सेकंड, तो व्यवहार या सौदा, व्यवहार या सौदा, या इसको लेन देन भी कहा जाता है। लेन देन, व्यवहार या सौदा जो होता है ये व्यापारिक व्यवहारों को जब कोई भी व्यापारिक व्यवहार होता है, ठीक है, जैसे सामान की खरीदी बिक्री हो गया, किसी से रुपए प्राप्त हुआ, तो इसको व्यवहार भी कहा जाता है, सौदा भी कहा जाता है और लेन देन हो का भी कहा जाता है। उसी प्रकार है पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल जो होता है वो व्यापार का स्वामी, ध्यान में रखिएगा, व्यापार का स्वामी जब व्यापार में पैसा लाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने कोई व्यापार आरंभ किया और उस व्यापार में अगर आप 1,00,000 रुपए ला रहे हो, 1,00,000 रुपए लगाकर आपने व्यापार आरंभ किया तो उसको कहा जाएगा पूंजी। उसी प्रकार कहा जाता है आहरण। आहरण जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है, ड्राइंग मतलब ये मत समझ लीजिएगा ड्राइंग मतलब पेंटिंग वेंटिंग करके, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना, ठीक है। तो आहरण में क्या होगा कि भाई जब व्यापार का स्वामी, जैसे व्यापार में जब पैसा लाया तो पूंजी कहलाया, लेकिन जब व्यापार से पैसा निकालेगा तो उसको कहा जाता है आहरण। जब पैसा निकालेगा, ठीक है, अपने निजी प्रयोग के लिए जब पैसा निकालता है तो उसको कहा जाता है आहरण। उसी प्रकार वस्तु या माल, वस्तु माल या इसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स। गुड्स माल या वस्तु, गुड्स माल या वस्तु का मतलब होता है व्यापार, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसको माल कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई किराने का व्यापारी है तो किराना सामान उसके लिए माल है, फर्नीचर का व्यापारी है तो फर्नीचर उसके लिए माल है, ठीक है। किराने सामान का व्यापारी के लिए किराना सामान, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर का सामान। उसी प्रकार अगर कोई टीवी फ्रिज का व्यापारी है तो टीवी फ्रिज उसके लिए माल है, कोई लोहे का व्यापारी है तो लोहा उसके लिए माल कहलाएगा। तो ये हो गया माल। माल के बाद देखते हैं संपत्ति। संपत्ति ध्यान में रखिएगा, संपत्ति तो
संपत्ति क्या होता है कि व्यापार में ऐसी संपत्तियों का प्रयोग, व्यापार में बहुत सारी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है जिसके प्रयोग करने के कारण व्यापार जो है बहुत आसानी से चलता है। जैसे आप लोग जैसे कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी में बैठने की जगह अगर आप जमीन में बैठे तो क्या दिक्कत है, लेकिन कुर्सी में बैठने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर आपके घर में पंखे ना हो, कूलर ना हो, एसी ना हो तो आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। तो अगर व्यापार में अगर हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो व्यापार की कार्य क्षमता बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम उसी को हाथ से काम करें, कोई भी सामान को बनाने के लिए मजदूरों का ज्यादा प्रयोग करें, मशीन का कम प्रयोग करें, तो सामान बनने में कई दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर वही हम मशीनों का प्रयोग करते हैं तो वो सामान आसानी से बन जाता है। इस कारण संपत्ति का मतलब ये होता है जो हमारी व्यापार की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, उत्पादन कर पाते हैं, उसको संपत्ति कहते हैं। जैसे भूमि, भवन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब संपत्ति कहलाएगी। संपत्ति के बाद होता है दायित्व। ठीक है, संपत्ति का मतलब इंग्लिश में होता है एसेट्स। दायित्व, दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का सिंपल मतलब है कि व्यापार के देय धन को लायबिलिटीज कहा जाता है। देय धन का मतलब होता है जिसको हमको पैसा देना है। ठीक है, जैसे हम बैंक से कर्ज लिए तो बैंक का कर्जा जो है हमारा दायित्व है। उसी प्रकार जैसे कोई लेनदार है, भाई लेनदार से सामान उधार खरीदे तो उसको बदले में हमको पैसा देना है, वो हमारा दायित्व है। तो जिसको जिसको हमको पैसा देना है वो हमारा दायित्व कहलाता है। उसी प्रकार है क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना। खरीदना किसको? माल खरीदना। ठीक है, माल को खरीदने को अभी आपको बता चुके हैं कि भाई माल क्या होता है। व्यापार में जिस वस्तु का व्यापार हो रहा है उसके लिए वो वस्तु माल है। तो अगर हम माल खरीद रहे हैं तो वो क्रय कहलाएगा, माल बेच रहे हैं तो वो विक्रय कहलाएगा। ठीक है, खरीदने को इंग्लिश में कहा जाता है परचेस, बेचने को इंग्लिश में कहा जाता है सेल्स। तो अगर हम माल बेच रहे हैं तो उसको विक्रय कहेंगे। उसी प्रकार क्रय वापसी। क्रय वापसी का सिंपल मतलब है जैसे खरीदे वैसी, अगर खरीदे हुए माल को अगर हम वापस कर दे, परचेस रिटर्न कर दे, ठीक है, परचेस को रिटर्न कर दे तो उसको कहा जाता है क्रय वापसी। अब क्रय वापसी कब होगा? अगर खरीदा हुआ माल अगर सही नहीं है, ठीक है, जैसे हमने ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जितना हमने ऑर्डर किया उससे ज्यादा का माल अगर हमको मिल गया तो हम क्रय वापसी कर देंगे। भाई जैसे अगर मुझको चाहिए, अगर 1000 का पुस्तक चाहिए लेकिन दुकानदार ने मुझे 2000 का पुस्तक भेज दिया तो मैं वहां पर क्रय वापसी करूंगा। उसी प्रकार है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी में क्या होगा? अगर बेचा हुआ माल वापसी मिल जाए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न। जब माल बेच दें और वो माल हमको वापस प्राप्त हो जाता है तो उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। उसके बाद है स्टॉक, स्कंद। अभी आप लोगों को बताए स्कंद या स्टॉक। स्टॉक या स्कंद जो होता है वो जो माल बिकने से रह जाए, जो माल व्यापार में बिकने से रह जाए, मतलब अगर हमने जैसे 10,000 का माल खरीदा, 8,000 का माल बेच दिया और बच गया 2,000 का माल, तो वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। मतलब साल के अंत में अगर माल बिकने से रह जाए तो उसको स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रारंभिक स्टॉक, एक होता है अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक जो होगा वो साल के अंत में अगर कोई माल बिकने से रह गया तो उसको अंतिम स्टॉक, और वही वर्ष के प्रारंभ में अगर उसका शेष रहता है तो उसको कहा जाता है प्रारंभिक स्टॉक। तो ये हो गया। उसी प्रकार जीवित स्कंद हो गया। जीवित स्कंद का मतलब होता है जीवित स्कंद, लिव स्टॉक।
कुछ व्यापार में क्या होता है, जानवरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे घोड़े हो गए, बैल हो गए, इनका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर उसको जीवित स्टॉक कहा जाता है, लाइव, ठीक है, लाइव स्टॉक कहा जाता है। उसी प्रकार देनदार, देनदार आप लोगों को बता ही चुके हैं। देनदार का मतलब होता है वह व्यक्ति जो व्यापार में पैसा देगा, देनदार, देने वाला, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेबिटर। डेबिटर का मतलब होगा अगर कोई व्यक्ति व्यापार में पैसा देगा उसको कहा जाता है डेबिटर। अब ये पैसा देगा क्यों? क्योंकि इसने हमसे उधार माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है ना भाई, ठीक है, सॉरी, इसको हमने उधार माल विक्रय किया है, ये उधार माल हमसे खरीदा है और हमने इसको उधार विक्रय किए हैं, तो उधार विक्रय किए हैं तो ये हमको पैसा देगा, ठीक है। उसी प्रकार है लेनदार। लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब ये है कि ये हमसे पैसा लेगा। अब कब पैसा लेगा? जब हमने इससे उधार माल खरीदा होगा तब, ठीक है। हमने इस व्यक्ति से, जैसे मोहन नाम के एक व्यक्ति से अगर उधार माल खरीदेंगे तो वो उधार क्रय हुआ, और तो मोहन को हमको पैसा देना पड़ेगा, तो मोहन को जब हम पैसा देंगे तो वो हमारा लेनदार। अभी पैसा नहीं दिए हैं, जिस दिन उसका पैसा हिसाब किताब हो जाएगा वो लेनदार नहीं कहलाएगा, हिसाब किताब बराबर हो गया। देनदार का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है, ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति को हम उधार माल बेचे हैं तो वो हमारा देनदार कहलाता है। उसी प्रकार डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब होता है बैड डेब्ट्स। अगर कोई देनदार हमको पैसा नहीं देता है, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को हम उधार बेचे, अब ये देनदार है, ये देनदार हमको पैसा नहीं दे रहा है, बहुत दिन हो गया पैसा दे ही नहीं रहा है, तो एक समय के बाद हम उसको अपना बैड डेब्ट्स मान लेते हैं, तो उसको डूबत ऋण कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को हम माल बेचे लेकिन अब वो पैसा ही नहीं दे रहा है, ठीक है, अब हम उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि अब वो पैसा देगा, तो वो हमारा डूबत ऋण हो गया। इसी से रिलेटेड है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, ठीक है। दिवालिया, दिवालिया वो व्यक्ति होता है जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है। जैसे ये देनदार है, ठीक है, अब ये देनदार दिवालिया हो गया, मतलब अब पैसा नहीं दे पा रहा है, तो पैसा नहीं दे पा रहा है तो भाई ये हो जाएगा दिवालिया। अपने आप को कानून के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मैं, मेरे पास जितनी की संपत्ति है उससे ज्यादा का कर्जा हो गया है मेरा, मैं अपना पैसा भुगतान नहीं कर पा रहा हूं, तो ये दिवालिया कहलाता है। और दिवालिया व्यक्ति का पैसा जो होगा अगर, तो वो डूबत ऋण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के लेखांकन के संबंध में जो संक्षिप्त जानकारी थी वो ये था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने जो भी साथी हैं उनके साथ इसको शेयर करें।